नमस्कार दोस्तों। हरियाणा की महान भूमि जो परम प्रतापी राजाओं, महाराजाओं तथा शूरवीरों की भूमि रही है, जहां सरस्वती नदी के किनारे वेदों का उदय हुआ, जहां आर्यों का उदय हुआ तथा जहां कुरु वंश से लेकर के पुष्पभूति वंश जैसे प्रतापी राजवंशों ने शासन किया, ये सब हरियाणा भूमि से गहरा संबंध रखते हैं। पुष्पभूति राजवंश ने 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत पर शासन किया था। राजवंश अपने अंतिम शासक हर्षवर्धन के तहत अपने चरम पर पहुंच गया, जिसका साम्राज्य उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्से पर था और पूर्व में कामरूप से और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। आज हम आपको सम्राट हर्षवर्धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। थानेश्वर में स्थित शेख चिल्ली का मकबरा वास्तव में कभी हर्षवर्धन का किला हुआ करता था। सम्राट हर्षवर्धन का जन्म सन 590 ईस्वी में हरियाणा के थानेश्वर के स्थान पर हुआ। इसका वर्तमान नाम थानेश्वर है। इनका जन्म महाराज अधिराज परम भट्टारक प्रभाकर वर्धन के पुत्र के रूप में हुआ था। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि पुष्पभूति वंश में महाराजा प्रभाकर वर्धन ही एकमात्र ऐसे सम्राट हैं जो स्वयं को महाराज अधिराज परम भट्टारक की उपाधि देते हैं, जिसका अर्थ है कि वह एक छत्र सम्राट थे और किसी के अधीन शासन नहीं करते थे। महाराजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजगद्दी उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराज राज्यवर्धन ने संभाली। महाराज प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मुखरी कुल के प्रसिद्ध राजा ग्रहवर्मन के यहाँ संपन्न करवाया। जब हुआ ये कि मोखरी राजा ग्रहवर्मन को गौड़ वंश के राजा शशांक या संसक ने धोखे से एक युद्ध में मरवा डाला तथा कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया, इसके अतिरिक्त उनकी धर्मपत्नी यानी महाराजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री को भी कारागार में डाल दिया और इस कारण महाराजा प्रभाकर वर्धन के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा राज्यवर्धन ने शशांक पर हमला बोल दिया, परंतु युद्ध में महाराजा राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई जब शशांक का कन्नौज पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। सन 606 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन ने राजगद्दी संभाली। इस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की शपथ ग्रहण की तथा अपनी बहन राज्यश्री को कारागार से मुक्त करवाने का संकल्प लिया। महाराज हर्षवर्धन की धर्मपत्नी एवं थानेश्वर की महारानी का नाम दुर्गावती था, जिनसे उन्हें 2 पुत्रों तथा 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी तथा कामरूप साम्राज्य के राजा भास्कर वर्मन ने इस अभियान में उनकी सहायता की। अब शशांक बंगाल की तरफ भाग खड़ा हुआ और अब कन्नौज भी महाराज हर्षवर्धन के साम्राज्य में सम्मिलित हो चुका था। इस जीत के उपरांत सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित कर लिया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो गया था, जिसे महाराज हर्षवर्धन ने काफी हद तक एक कर दिया था। शशांक की मृत्यु के बाद सम्राट हर्षवर्धन ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा पे भी अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। सन 616 से 618 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत की तरफ भी अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के कारण वह इस अभियान में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सके। परंतु इस घटना पर अलग अलग इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, क्योंकि महाराजा हर्षवर्धन का एक शिलालेख दक्षिण भारत में भी सही सलामत प्राप्त हुआ है। राजा हर्षवर्धन के राजपाट के समय में ही भारत में सामंतवाद की शुरुआत का दौर माना गया है। और इतना ही नहीं, राजा हर्षवर्धन एक बहुत बड़े कला प्रेमी, शासक एवं कुशल लेखक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। आज भी महाराज हर्षवर्धन को रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के संस्कृत कार्यों का श्रेय दिया जाता है और बाणभट्ट ही राजा हर्षवर्धन के दरबार का राजकवि अर्थात उनका राजबाट था। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र नाम की प्रशंसा प्रशस्ति की रचना की थी, जिसमें राजा हर्षवर्धन द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का अच्छा खासा वर्णन किया गया है। चीनी यात्री उनत्सांग उनके दरबार में आया था तथा उनके साम्राज्य में प्रचलित न्याय व्यवस्था की अच्छी खासी प्रशंसा भी उसने की थी। अब हम आपको भारतीय सामग्री में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार इनका परिचय देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी मधुबन कॉपर प्लेट यानी मधुबन से प्राप्त हुए ताम्रपत्र की।
इस कॉपर प्लेट या ताम्रपत्र में इनके वंश का वर्णन महाराजा श्री नरवर्धन से शुरू होता है। महाराजा प्रभाकर वर्धन का मधुबन ताम्रपत्र में बहुत प्रभावशाली वर्णन दिया गया है। राजा हर्षवर्धन के कुल में इनके लगभग सारे ही पूर्वज परम आदित्य भक्त बताए गए हैं, अर्थात सूर्य भक्त बताए गए हैं। तो यह बात यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पुष्पभूति राजवंश थानेश्वर का सूर्यवंशी राजवंश है। और सीधे शब्दों में कहा जाए तो इनकी जाति संभवतः रोड कही जा सकती है। हरियाणा में केवल रोड ही एकमात्र ऐसी क्षत्रिय जाति है जिसे सूर्यवंशी बताया जाता है। भाट वर्णन अनुसार आधुनिक रोहतक के महाराजा रोहिताश्व रोड थे, जिनके नाम पर ही आधुनिक रोहतक का नाम पड़ा, जो महाराजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी थे, जो कि राजभाटों द्वारा रोड जाति के शासक माने जाते हैं, जिसका प्रमाण हमें आधुनिक रोहतक डिस्ट्रिक्ट गस्टियर में भी मिल जाता है, जहां एक पृष्ठ पर इस बात का वर्णन है कि यहाँ कभी रोडों की बहुत अधिक रियासतें या यूं कह लीजिए जागीरें थी, जो भाटों के कथन को पुष्टि देने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त थानेश्वर में सूर्यवंश से संबंधित जितनी भी लोक धारणाएं व लोक गाथाएं हैं, वो सब रोड जाति से संबंधित हैं। अर्थात यह जो थानेश्वर का पुष्पभूति वंश है, यह रोड जाति से पूरी तरह संबंधित प्रतीत होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी यही बात बारंबार अपने रिटन रिकॉर्ड में कही है कि द रियल सीट ऑफ द पंजाब रोड्स इज द ग्रेट ढाक जंगल ऑफ थानेश्वर। थानेश्वर को अंग्रेजों ने हमेशा ही रोडों की महत्वपूर्ण गद्दी बताया है, अर्थात यही लोग यहाँ के शासक थे। अब बात करते हैं ह्यून-त्सांग द्वारा की गई गलती की, जिन्होंने हर्षवर्धन को वैश्य वर्ण अर्थात व्यापारी वर्ग का बताया। हरिश्चरित में हर्षवर्धन की माता यशोमती के विषय में बाणभट्ट ने लिखा है, विरजा वीर जाया, जिसका अर्थ होता है वीरों के यहाँ जन्म लेने वाली वीरांगना। यही से इस बात का प्रमाण हमें मिल जाता है, ये यूं कहें कि सिद्ध हो जाता है कि ये वैश्य वर्ण से नहीं अपितु क्षत्रिय वर्ण से ही संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं इस अवधारणा की कि हर्षवर्धन का संबंध बैंस राजपूतों से हो सकता है। जब ह्यून-त्सांग ने हर्षवर्धन को वैश्य लिखा तो अंग्रेजों ने उसे बैंस बना डाला। वास्तव में अंग्रेज भी यह सिद्ध करना चाहते थे कि यह राजवंश वैश्यों का ना होकर के क्षत्रियों का ही है, परंतु इसमें उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। यह कह लो कि वह समझ नहीं पाए, क्योंकि उस समय पर बैंस राजपूतों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। बिंगली की हैंडबुक ऑफ राजपूत्स नामक पुस्तक के आधार पर हमें यह जानकारी मिलती है कि बैंस राजपूतों की उत्पत्ति बहुत बाद की है, जिसमें उन्होंने चौहानों को अपना पूर्वज बताया है, जो भाट वर्णन अनुसार भी एकदम सटीक बैठता है। तो कुछ अंग्रेजों द्वारा निकाला गया ये बैंस कनेक्शन यहाँ पूरी तरह से खंडित हो जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि राजा हर्षवर्धन ना तो वैश्य थे और ना ही बैंस थे, तो वास्तव में वो थे क्या? इनका गोत्र क्या था? तो इसका उत्तर भी हमें बाणभट्ट की हरिश्चरित्र के माध्यम से पता चल जाता है। हर्षवर्धन का वास्तविक गोत्र वत्स या बच्छस था। आज भी हम देखते हैं कि थानेश्वर के आसपास अमीन, प्राचीन अमीनगढ़ में जो रोड रहते हैं, जो स्थान आधुनिक थानेश्वर के बिल्कुल बगल में है, वो सब लोग बच्छस यानी वत्स गोत्र के हैं, जिसका वर्णन अंग्रेजी रिकॉर्ड में भी मिल जाता है। तो हर्षवर्धन का सही गोत्र हमारे अनुसार वत्स ही होना चाहिए। इस जानकारी के आधार पर यह भी सिद्ध है कि उनका रोड जाति से सीधा संबंध था। रोडों में बच्छस गोत्र काशी भरत नरेश देवोदास के पुत्र परतर्दन से आया, जिसका नाम वत्स या बच्छस भी था। इनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। इस बात की पूरी तरह से पुष्टि तब हो जाती है जब हमें पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजवंश में हुआ था। राजभाट वर्णन के अनुसार जिसका सीधा संबंध रोडों के आधुनिक महिला गोत्र से है, क्योंकि मोखरी कुल के प्राचीन पूर्वज 100 पुत्रों के पिता अश्वपति बताए गए हैं, और जो कि महिला रोडों के पूर्वज 100 पुत्रों के पिता काशी भरत नरेश महाराज भद्रश्रेणे राजभाटों द्वारा बताए गए हैं, जिनके वंश में सम्राट ध्वज रोड कुमार भी हुए। काशी नरेश अश्वपति तथा काशी भरत नरेश भद्रश्रेण एक ही हैं। महिला शब्द मोखरी शब्द का ही अपभ्रंश है, अर्थात डिसफिगरमेंट है, जो मोखरी से मैखरा और मैखरा से महिला हो चुका है, क्योंकि आमतौर पर ख का ह और र का ल हो जाता है।
मोखरी कुल की यह जानकारी डिटेल में केवल रोडो के राजभाटों के पास ही उपलब्ध है। राज्यवर्धन जी ने अपनी बेटी आधुनिक महिला रोडो में ही ब्याही थी, क्योंकि वह स्वयं रोड जाति से संबंध रखते थे। दिए गए तथ्यों का गहराई से अध्ययन करने पर हर्षवर्धन की जाति रोड ही साबित होती है। जो जानकारी हमने आपसे साझा की है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि यह थानेसर के राजा केवल रोड ही संभव है। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम चमकाने वाले नीरज चोपड़ा भी इसी रोड जाति से संबंध रखते हैं। पुष्पभूति राजवंश के अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन सन 647 ईस्वी में स्वर्ग से धार गए और जाते जाते अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित कर गए। महाराज हर्षवर्धन जैसे परम प्रतापी राजा विरले ही हुए हैं जिन्होंने जाति धर्म जैसी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर एक भव्य एवं आदर्श राज की मिसाल कायम की। और महाराज का कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण पुष्पभूति राजवंश का इस समय अंत हुआ।